तो आपके ही पार्टी के माइनॉरिटी के एक बड़े नाम का फटाके फोड़ने वाला ऑडियो वीडियो बाहर आया, और मैंने आपसे ये कहा कि आप मुस्लिम समाज को किस तरीके से अपील कर रहे हैं, किस तरीके से आप मुस्लिम समाज के बीच में पहुंच रहे हैं। क्या दरगाहों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या मस्जिद कमेटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कब्रस्तानों में सभाएं संगठन की जा रही है, तो क्या है मतलब क्या आपका स्ट्रेटजी ऑफ कैंपेन, तो क्या वो जो विजन है मुसलमानों के लिए गडकरी जी का, वो आज भी वही है कि मुस्लिम समाज को कव्वाली और बिरयानी खिला दिया जाए? तो राशिद काजी साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अभी जो टाइम है आप लोगों के लिए बहुत बिजी शेड्यूल है, प्रचार चल रहे हैं, प्रचार शुरू हो चुके हैं और शुरू प्रचार में बहुत भागा भागी का दौर होता है, हम समझते हैं। उस बीच भी आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला, तो हम अपने दर्शकों की तरफ से भी आपका खैर मकदम करते हैं। आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चुनाव 2020, चुनाव 2019 और चुनाव 2014 के बीच में आपकी पार्टी का नागपुर शहर के अंदर में एक कैंपेन स्ट्रेटजी क्या रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के आपके माध्यम से मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी जो रहती है वो इस ढंग से इस तरह तैयार की जाती है कि संगठन के प्रमुख लोगों को बैठा के उनके बाद चुनाव किस प्रकार से है, सांसद का है, विधानसभा का है या नगर सेवक का है, वो एरिया वाइज एरिया के जो जिम्मेदार जो रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके ऊपर दी जाती है। उसके वहाँ पे तय किया जाता है कि रैली रही तो रैली का रूट कैसा होगा, वहाँ पे अगर सभा है तो सभा कहाँ होनी चाहिए जिससे लोग जुड़े। उसके बाद में जो सामग्री साहित्य होता है वो किस प्रकार से वहाँ पे मुहैया कराया जाए, ये एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है जिसके अंदर में सभी लोगों का भरपूर योगदान रहता है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग रहते हैं। और उसके बाद में जो कार्यकर्ता रहता है वो कार्यकर्ता अपने स्तर पे जाके अपने लोगों को एक मैसेज देकर वो संख्या जुटाने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी में कभी बाहर की जो पैसे दे के पब्लिक आती है उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। जितने कार्यकर्ता होंगे, अगर सिर्फ 20 कार्यकर्ता है तो हमारा बड़ा नेता तो 20 कार्यकर्ता को संबोधित करता है। ओके, ये हमारे यहाँ ये एक प्लान होता है कि जितने लोग रहेंगे, क्योंकि पार्टी छोटे से, जब ये इसके 2 सांसद थे, जब इसको सुनने वाले कोई नहीं थे, जब यहाँ लोग मीटिंग करने के लिए टेरिसों पे मीटिंग करना पड़ता था, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है तो 4 लोग और 6 लोग से शुरुआत की। आज तो हज़ारों का मजमा रहता है। नितिन जी की जैसे आपने अभी प्रचार भरे फॉर्म भरे वाली आपने देखे होंगे एक रैली, उस रैली के अंदर में किसी को 1 रुपये का पेट्रोल नहीं डाला गया, खुद अपने स्वयं अपनी जिम्मेदारी से लोग आए और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग उस प्रचार में, जो फॉर्म भरने की पहला दिन था, नितिन जी ने जो फॉर्म भरे उसके अंदर में उसी दिन लोगों ने ये भीड़ देखकर सुनिश्चित कर लिया कि नितिन जी फिर से इस बार चुनकर आ रहे हैं। ओके, तो जैसा कि आपने कहा कि साहित्य सामग्री, तो ये साहित्य सामग्री का मतलब क्या होता है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप समझाएंगे? साहित्य सामग्री जो दुपट्टा होता है पार्टी का, जो झंडे होते हैं, ये साहित्य सामग्री ये होती है जो एरिया वाइज डिवाइड होती है। कुछ लोग अपने खुद पैसे से अपने ख़रीदते हैं, कुछ लोगों को जो जिनकी जहाँ बूथ स्तर के ऊपर दिया जाता है कि ये आप लोग, अगर जिनकी जहाँ पे जिनकी क्षमता होती है तो उन्हें दिया भी नहीं जाता है, वो खुद अपने अपने स्तर पे इसे खरीदते भी है। ओके, तो ये जो साहित्य सामग्री है इसका कहीं से कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे दी जाती है या ओपन मार्केट में कहीं भी अवेलेबल होती है? ओपन मार्केट में अवेलेबल पूरे शहर के अंदर। तो साहित्य सामग्री में क्या वो मटेरियल्स भी आते हैं जो मैनिफेस्टो कहलाते हैं या लेफलेट्स कहलाते हैं या अपील कहलाते हैं, क्या ये मटेरियल्स भी आते हैं? नहीं, ये जो रहता है तो ये जिस प्रकार से चुनाव होता है ये उस प्रकार से मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है। ओके, जैसा सांसद का होगा तो सांसद के, नगर सेवक है तो नगर सेवक, हर एरिया वाइज ये मैनिफेस्टो अलग अलग तैयार किया जाता है, तो उसकी जवाबदारी सिर्फ वहाँ के स्थानिक लोकल नेताओं की रहती है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सांसद का चुनाव होने जा रहा है, सांसद 2024 का चुनाव होने जा रहा है, तो इस वक्त में जो आपका मैनिफेस्टो प्रिंट किया जाएगा उम्मीदवार के तौर पे नागपुर के सिनेरियो को लेके किया जाएगा या सेंट्रल पॉलिसी को लेके किया जाएगा? देखिए, ये 2 चीज़ें इसमें सेंट्रल को लेके भी हो सकती है कि मैनिफेस्टो किस तरह का प्रकार हो, और नागपुर में जो विकास की नितिन जी ने उस प्रकार से भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर के माध्यम से इस बार ऐसा बोला गया था कि एक पेटी रखी गई थी जिसमें आप अपने सुझाव डालो।
इसमें लोगों ने कई सारे लोग आम जनता ने अपने सुझाव पत्र दिए हैं जिसमें मैनिफेस्टो में ये चीज़ को डालना चाहिए करके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार मैनिफेस्टो नागपुर का तैयार होगा। जैसा कि गडकरी साहब का एक वीडियो अभी इन दिनों चल रहा है कि भाई मैं तो इस बार चुनाव में अपना एक पोस्टर भी नहीं लगाऊंगा, मैं अपने नाम पे वोट मांगूंगा, तो क्या ये मान के चला जाए कि इस बार नागपुर शहर में वोटिंग का जो कैंपेन है बीजेपी के तरफ से उसमें कहीं पर भी बैनर पोस्टर्स नहीं लगने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते बैनर पोस्टर नहीं लगने वाले, लेकिन नितिन जी के माध्यम से नितिन जी ने बोले है कि मैंने नागपुर को इतना दिया हूँ, इतना मैंने नागपुर के लिए किया हूँ, क्योंकि नागपुर मेरा परिवार है और मैं परिवार का मुखिया होने के नाते मैंने ये किया हूँ, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा परिवार मेरे लिए क्या करता है मुझे वो देखना है। ओके। जिस दिन पर्चा भरने गए नितिन जी, उस दिन नितिन जी ने स्पष्ट बोल दिए कि मैं अपनी जवाबदारी से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपनी खुद की जिम्मेदारी से आइए। लोग अपनी स्वयं अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डाल के डीजल डाल के अपनी व्यवस्था करके लोग सुबेरे से आए और 50,000 से ज़्यादा लोग थे। ओके। तो ये नितिन जी ने बोले जो उसके ऊपर में ही बात है। और रहा वो बैनर पोस्टर लगाने का, तो नितिन जी इतना बड़ा नाम हो गया कि उनकी चाहत इतनी ज़्यादा है पब्लिकली कि पब्लिक को अब पोस्टर बैनर की ज़रा आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चुनाव का प्रोटोकॉल है जिसके अंदर ये चीज़ें होना चाहिए और ये करनी भी चाहिए। तो वैसा भी अगर ये देखा जाए तो साल भर नागपुर शहर का हर एरिया ऐसा होता है जहाँ किसी न किसी इवेंट के ज़रिए से हमने हमेशा आपके जो नेता है उनकी तस्वीर को देखा ही देखा है। तो वो चुनाव के दौरान तस्वीर लगे या साल भर लगे, चेहरा तो हर जगह दिखाई दे रहा है। देखिए, नितिन जी ने नागपुर के लिए कुछ ऐसे इवेंट्स तैयार कर दिए है जैसे ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव, बिल्कुल, जो युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बनी है, जिसके अंदर में कई हज़ारों खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला है। खासदार क्रीड़ा महोत्सव में हर वो गेम को लिया गया, पूरे नागपुर शहर की ग्राउंड्सों में, इंडोर ग्राउंड, आउटडोर ग्राउंड, जितने सभी जगह होता है। तो नितिन जी, जब वो उसके शिल्पकार नितिन जी है तो उनके फ़ोटो तो होना ज़रूरी है। वैसे सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से नितिन जी वो 10-15 दिन के टाइम पीरियड के अंदर में इतना बड़ा इवेंट होता है जो शहर के अंदर नागपुर में सबसे बड़ा इवेंट कहलाता है, जिसके अंदर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ नागपुर में आते हैं और लाखों की संख्या में लोग उन्हें देखने जाते हैं। तो उसमें भी जब उसके भी जो शिल्पकार, उसकी सोच रखने वाले वो हमारे नेता नितिन जी है, तो वहाँ तो नितिन जी का जब नाम आ गया तो फिर तो पोस्टर, बैनर और वो तो होना चाहिए। ये साल भर ही उनका प्रचार वैसे चलते रहता है। यानी कि ये मान लिया जाए कि आपके जो नेता है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से अपना कैंपेन करते हैं कि मंथ टू मंथ, जैसा भी संक्रांति है तो संक्रांति का कोई इवेंट हो जाए, ठंडी है तो उसमें है तो उसके स्पोर्ट्स इवेंट हो जाए, ऐसा प्रचार वो साल भर करते हैं, ऐसा माना जाए। नहीं, वो प्रचार नहीं, वो अपने परिवार को जोड़े रखना चाहते हैं और वो परिवार को एक जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है कि कुछ ना कुछ, जैसा एक त्यौहार, अगर से त्यौहार आया है तो त्यौहार में एक अपने परिवार से हमको कैसा जोड़ना है, उस प्रकार से हम वो नितिन जी जोड़ के रखना चाहते हैं और वो जोड़ने में कामयाब भी हुए। यानी रशीद जी, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि परिवार को जोड़ने के लिए कभी चॉकलेट भी खिलाई जाए तो कभी लड्डू भी बांटे जाए, तो वो परिवार में जो है वो आदमी जब चॉकलेट, लड्डू, मिठाई, गिफ्ट देता रहेगा तो उसकी पूछ होते रहेंगी। ऐसा एक मतलब परसेप्शन तो नहीं है कहीं? देखिए, नहीं, देखिए, आप अगर से परिवार के मुखिया है और आपके परिवार के अंदर आपकी जवाबदारी बोलते हैं कि मेरा परिवार समट के रहे, एक जगह रहे, तो आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे इवेंट आपके परिवार के करना पड़ता है जिससे आपका परिवार एक जगह एकत्रित हो सके। ओके जी। बस नितिन जी की सोच यही है कि नागपुर का हर नागरिक मेरा परिवार और नागपुर के नागरिक से मेरा डायरेक्ट जुड़ना जी, इसी के माध्यम से, जिनकी जैसी सोच होती है वो उस प्रकार से क्रीड़ा महोत्सव में आज युवाओं को, जैसा अब युवा तो ये तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उनकी जो भावना, उनके जो प्रति खेल की भावना है युवाओं में, उनके लिए तो जुनून रहता है ना एक खिलाड़ी के लिए। तो वो जब खेलने उतरता है ग्राउंड पे किसी चीज़, तो वो अपने खेल के बाद में जब वो शुक्र करता है तो बोलता है यार इतने अच्छे सांसद है कि इन्होंने ऐसा खेल हमारे को ला के दिए। ओके। जैसा कि आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि जो स्ट्रेटजी बनती है वो कोर मेंबर्स को लेकर के बनाई जाती है, तो क्या समाज के प्रतिनिधित्व भी उसमें शामिल होते हैं? अलग अलग समाज के हिसाब से भी है तो स्ट्रेटजी बनाई जाती है कैंपेन की, जैसा कि माइनॉरिटी समाज के लिए तो समाज के प्रतिनिधि को ही उस कोर कमेटी में होते हैं, दलित समाज के लिए तो ईसाई समाज के लिए तो सिख समाज के लिए, ऐसे भी कुछ
ये होते हैं क्या आपके संगठन में? देखिए, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ जी। मेरी तो उतना बोलना भी मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, लेकिन ये सभी पार्टियों में ये काम होता है ओके। कि स्ट्रेटजी तैयार होती है, हर समाज के व्यक्ति को वहाँ पर जो जिस समाज में फिट बैठता है उसे वहाँ डाला जाता है। नहीं, हम इसलिए आपसे ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप प्रचार समिति में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं हमेशा से, और प्रचार मतलब वो एक ऐसा किसी भी इवेंट को हिट करने के लिए सबसे बड़ा जो बैकबोन होता है वो होता है कैंपेन, और कैंपेन और करने वाले कभी भी पर्दे के पीछे होते हैं, वो चेहरे सामने निकल के नहीं आते, तो दुनिया को पता नहीं चल पाता। इसलिए हम वो पूरी स्ट्रेटजी को अपने तो दर्शकों के लिए सामने समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से मतलब गडकरी जी का जो ये रहा है, आप गडकरी साहब का आपके पूरा जो सिनेरियो है वो 14, 19 और 24 के बीच में जो कैंपेन में आपके क्या एफर्ट्स चेंज हो रहे हैं या एक जैसी ही चल रहे हैं? देखिए, पहले ऐसा रहता था कि कैंपेन करने हमारे को पब्लिक को बुलाना पड़ता था जी, लेकिन आज नितिन जी ने इतना काम कर दिए कि हमको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके। अगर नितिन जी की रैली किसी रास्ते से गली से गुजर रही है जी, तो वहाँ की अगर पता लग जाए वहाँ पे अगर कि नितिन जी यहाँ से आ रहे तो वहाँ खुद ब खुद लोग बाहर निकल के फूल माला हार ये लेके खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि नितिन जी का इतना स्कोप है, इतनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है और हर बच्चा बूढ़ा उनको देखना चाहता है और उनके काम की सराहना करना चाहता है। तो ये एक जो तरीका है हमारे यहाँ कि जितना बड़ा नेता रहेगा उसका उतना बड़ा मान सम्मान होगा, ये पब्लिकली समझ में आ गया है, तो इसके लिए हमको अब भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसा आपने कहा कि अब वो वक्त आ चुका है या उस लेवल पे पहुंचा दिया गया है, आपके जो उम्मीदवार हैं उनको, या वो पहुंच चुके हैं, दोनों में से जो भी बात हो, कि जहां पे अब भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान में हमने देखा कि नितिन जी ने एक चिटनीविस पार्क में कव्वाली का प्रोग्राम रखा था स्पेशली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, बहुत सारी बिरयानी की डेगें बनाई थी, और उसके बाद में ये प्रचार के बाद में ये बात पूरे शहर में आम भी की गई कि मुसलमान के लिए एक बिरयानी की डेग बना दो, मुसलमान दौड़े चला जाता है। और वो उत्तर नागपुर से इधर से उधर से बसें भर भर के झोपड़पट्टी में के जो मुसलमान हैं उनको ला के वहाँ बिठाया गया था। तो क्या वो जो विज़न है मुसलमानों के लिए गडकरी जी का, वो आज भी वही है कि मुस्लिम समाज को कव्वाली और बिरयानी खिला दिया जाए, या मुस्लिम समाज के जनरेशन में रेवोल्यूशन आना चाहिए, ये विज़न है? देखिए, नितिन जी का जो 2014 का इलेक्शन था तो पहली बार वो जनता के बीच में वोट डालने के लिए आने वाले थे, ठीक है। हाँ, उससे पहले तो उन्होंने एमएलसी में ही वोट लिया है। नितिन जी को जब वो जो सभा हुई थी चिग्निस पार्क के अंदर में, नजमा अब्दुल्ला जी आई थी उसमें, शाहनवाज हुसैन जी थे उसके अंदर में, और इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, लेकिन मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नहीं था। हाँ, बहुत कम मात्रा में। अब जब इतने बड़े नेता आ रहे हैं तो उनके लिए फिर पब्लिक भी वैसी चाहिए। और रहा कव्वाली का मसला, तो हमारे जो माइनॉरिटी सेल के जो बड़े नेता थे ये उनकी इच्छा थी कि हमको एक कव्वाली का प्रोग्राम करना चाहिए। कौन थे उस वक्त में आपके माइनॉरिटी सेल के बड़े नेता जिनको मतलब मुसलमान सिर्फ कव्वाली और बिरयानी का दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं, कव्वाली और बिरयानी का नहीं, तो उस समय की ये सोच थी 14 की, लेकिन अभी मुस्लिम समाज में अब सोच बदल गई है, समाज में सोच बदली और है। भारतीय जनता पार्टी में भी सोच बदली है। भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिम समाज के लिए ऐसा इवेंट ही नहीं रखती है कि मुस्लिम कव्वाली या बिरयानी के लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद ये रह गया है कि मुस्लिम समाज में आप शिक्षा की बात करो, जाके आप उनके रोजगार की बात करो। और हमारे को अभी जितने माइनॉरिटीज़ के जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे उनको यही स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप अपने क्षेत्र में जाके विकास के मुद्दे की बात करो जी। तो हम अभी जहाँ पे भी जा रहे हैं तो हम सिर्फ नितिन जी के जो विकास किए वो, और नितिन जी ने क्या किए मुस्लिम समाज के लिए नहीं, उन्होंने तो पूरे ऑल ओवर नागपुर के लिए किए, पूरे इंडिया के लिए किए जी। इसमें किसी एक समाज को अपन बोल नहीं सकते कि स्पेशली उन्होंने इसके लिए किए। स्पेशली तो मैं आपको बता दूं कि नितिन जी को कॉलेज मिला था, इंजीनियरिंग कॉलेज जो नितिन जी को मिला था वो नितिन गडकरी साहब ने खुद ना रखते हुए अंजुमन हामिया इस्लाम को दिया है जी, जिसके अंदर से अभी तक 13,000 से ज़्यादा इंजीनियर पढ़ के निकल गए जी। नितिन जी के पास कोई कॉलेज नहीं है जी। बाकी दूसरे नेताओं के पास में कांग्रेस के बहुत सारे कॉलेजेस है जी। नितिन जी के पास कोई कॉलेज नहीं है। नितिन जी ने हमेशा चाहा कि मुस्लिम समाज जब तक पढ़ेगा नहीं और तरक्की के लिए आगे बढ़ेगा नहीं, इसीलिए। और अभी मुस्लिम लाइब्रेरी जो थी जी, सालों पुराना मामला है, सदर मोमिनपुरे के अंदर में वो मुस्लिम लाइब्रेरी का जब बात आई तो आमदार परवीन दटके जी ने उसके लिए विधान परिषद में बार बार मांग की है और बार बार उसकी मांग करके कि मुस्लिम
मध्य नागपुर में मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा प्रमाण में रहता है और मुस्लिम समाज को शिक्षा से जोड़ना हमारा पहला काम है। तो उन्होंने उस लाइब्रेरी के निर्माण के लिए एक आधुनिक लाइब्रेरी बने, इसके लिए 20 करोड़ रुपए महाराष्ट्र शासन से मंजूरी ले ली है जी, जिसका भी इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद में जिसका भूमि पूजन हो जाएगा और काम चालू हो जाएगा। तो यहाँ दो बातें हैं, जैसा कि गडकरी साहब भी आजकल अपने टीवी चैनलों पे और बहुत सारे न्यूज़ बाइट्स में वो ये बोल रहे हैं कि मुझे कॉलेज मिला था, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया। तो मैं दर्शकों आपको ये बता दूं कि अंजुमन हामिया इस्लामिया जो है नागपुर शहर का एक बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे एक एमएलए हुआ करते थे कमर साहब करके। कमर साहब को उस वक्त में एक एंतुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे और उनके वक्त में भी जब उनको डिप्लोमा कॉलेज ये कॉलेज मिला, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन मिला, डिप्लोमा टेक्निकल, तो उन्होंने भी ला कर के अंजुमन हामिया इस्लामिया को डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो दे दिया था। और उसके बाद में जैसा कि राशिद भाई आपने भी बताया, गडकरी साहब ने भी दिया है। तो इसकी वजह ये रही है कि कमर साहब और गडकरी साहब दोनों भी एजुकेशनलिस्ट नहीं हैं। इस वजह से इनका लिए वो कॉलेज चलाना या कॉलेज को रखना वर्थ नहीं कर रहा था। तो जब उस वक्त दिया गया कि जिस वक्त में ये देखा गया कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस किसके पास में है, तो वो नागपुर शहर में सिर्फ एकमात्र ऐसा क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन था अंजुमन हामिया इस्लामिया, जिसके हाथों में उसे सौंपना मुनासिब रहा। क्योंकि उसके बाद में तो फिर बाद में बहुत सारे कॉलेजेस खुले, बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट आए बाद में, और अब तो नागपुर पूरा एक एजुकेशन हब बन चुका है और बहुत सारे कॉलेजेस है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के जो नेताओं के बहुत सारे कॉलेज है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा फ़र्क अपने दर्शकों को भी बता दूं राशिद भाई कि गडकरी साहब का जो लॉबी या माइंडसेट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है और कांग्रेस के जो नेता है वो एजुकेशनलिस्ट है। तो इन्हें इजी अर्निंग की आदत है, तो इन्होंने सोचा कि चलो कॉलेज खोले, इजी अर्निंग आएगा। और गडकरी साहब ने बोला कि नहीं, प्रोजेक्ट बनाएंगे, इंडस्ट्री खड़े करेंगे, वहाँ से इनकम होंगी। तो दोनों का अपना अपना इनकम सोच रही है और दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने अपने तरीके से काम करने के आदी है। तो बहरहाल आप हम आगे बढ़ते आपके इस सवाल की तरफ कि जैसा आपने कहा कि लाइब्रेरी की बात कही, गडकरी साहब का कहना है कि मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। तो ये देखा गया है कि पिछले 10 साल में 13 उर्दू मीडियम की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर परिषद की स्कूलें नागपुर से बंद कर दी गई। और ये वो 10 साल का वक्त है जब गडकरी साहब जो है सांसद है। अब इस सांसद रहते हुए में जो एजुकेशन की तरफ एक आप बात करते हैं और बेस से ही एजुकेशन छीन लिया जा रहा है, तो इस पर फिर कैसे हम सोचें? जो महानगर पालिका की स्कूलें बंद हुई है उर्दू, वहाँ पर स्कूलों के अंदर में बच्चों की संख्या कम हो गई। आज मुसलमान खुद नहीं चाह रहा कि हमारे बच्चे महानगर पालिका की स्कूल में पढ़े। अगर आपको इसका एक उदाहरण देखना है कि हम महानगर पालिका की एक स्कूल जो जीएम बनात वाला के नाम से, हाँ, टेका के अंदर में इस वहाँ पे उर्दू के साथ इंग्लिश मीडियम महानगर पालिका की स्कूल है, इसी 10 साल के बीच में खुली है। और आप उसकी आज रेटिंग निकाल के देख लो, वो महानगर पालिका की वो स्कूल आज कितने स्तर के ऊपर हो गई है, वहाँ कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोगों ने वहाँ अच्छी शिक्षा, टीचर्स और 10 तक हो चुकी है और वो इसी 10 साल में चालू हुई है। तो राशिद भाई मतलब 13 छीनना और 1 देना, तो रेशो नहीं बैठ रहा ना? नहीं, तो उन 13 के अंदर में भी अगर से लोग बच्चे पढ़ने आए, हर एरिया वाइज अगर लोग, आज हमारे बच्चों को हम सोचते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में डालेंगे, उर्दू मीडियम से हम खुद भाग रहे हैं जी। तो जब हम अपने उर्दू से भाग रहे हैं तो फिर वो स्कूल का मायने क्या जहाँ बच्चे ना हो। हाँ, तो ये बात आपने जो सी कही, तो उस पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि बनात वाला का एक स्टैंडर्ड बड़ा है और बनात वाला में नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, जो भी मैनेजमेंट वहाँ काम कर रही है, जो लोग काम कर रहे हैं। तो क्या वो 13 स्कूलों को बंद करने के बदले रिफॉर्म नहीं किया जा सकता था कि मुस्लिम समाज के लिए, अंडर प्रिविलेज के जो सोसाइटी है उसके लिए आज के वक्त में साल का 1.5 लाख 2 लाख रुपए अपने बच्चे को प्राइमरी और नर्सरी लेवल पे खर्चा कर पाना बड़ा मुश्किल है। आज देखिए, तो उसको अगर रीडेवलप किया जाता, क्योंकि जिस तरीके से आपके जो नेता है वो विजनरी नेता है, वो खुद को भी विजनरी कहते हैं और उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो विकास पुरुष है और विकास की धारा बहती है उनके साथ में। तो फिर वो धारा उर्दू मीडियम पे आके क्यों पलट जाती है, वो देखिए, या मीम नाम पे आके क्यों डाइवर्ट हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो नितिन जी ने कभी जात, भाषा, पंथ, प्रांत, हाँ, सेक्स, इसके आधार के ऊपर में नितिन जी ने कभी ही अपना डेवलपमेंट के लिए वो अलग अछूत और बेअछूत नहीं किया। उन्होंने सभी के साथ में, सभी को साथ में लेके चलने की बात की। और जो रहा महानगर पालिका की स्कूल बंद होने का मामला,
वो महानगर पालिका के अंदर में जिस जगह में बच्चे ही ना होंगे, टीचर्स वहाँ 3 और 4 बच्चों को अगर पढ़ाने की बात आएंगी तो वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले कौम में बेदारी होना चाहिए कि हमको हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाना है। उसके लिए उर्दू से पढ़ाना है तो हमें भेजना चाहिए। जिस स्कूल में बच्चे होंगे तो उसका डेवलपमेंट खुद ब खुद होगा। आप बनात वाला को आज देख लीजिए। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि गडकरी साहब चाहते हैं कि मुसलमान बच्चे जो पढ़े है ना और आगे बढ़े, तो पढ़े और आगे बढ़े के लिए अभी क्या एफर्ट लिए जाने हैं कि जो, तो ये तो एक एक्सक्यूज़ ऐसा है कि जिस पर अभी बहुत ज़्यादा बात की जाए तो शो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में, लेकिन इन फ्यूचर को लेकर के क्या प्लानिंग है? समाज के अच्छे लोग अगर से नितिन जी के पास जाएंगे और अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे जिससे कि समाज का भला हो सके। समाज कभी हमारे लोग जाते ही नहीं है ऐसी चीज़ के लिए कि जिससे हमारी बुनियादी बेस मजबूत हो। हम भलती चीज़ों के लिए जाते हैं। आज मुस्लिम समाज ने नितिन जी के पास में एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जाना चाहिए और समाज के अच्छे लोगों ने जुड़ना चाहिए। आज जो जुड़ता है उससे मिलता है। ताजबाग में 400 बेड का समथिंग हॉस्पिटल का नींव रख दी गई है। वहाँ धीरे धीरे उसका काम भी चालू हो जाएगा। तो जब तक आप जुड़ोगे नहीं, तब तक आप मिलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई चीज़ घर बैठे आ जाए। इसके लिए ताजबाग हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट है वो तो इनके पहले से जो डेवलपमेंट प्लान आया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक हॉस्पिटल सराय इनबिल्ट था ना। हॉस्पिटल का उसमें प्रोजेक्ट ही नहीं था। नहीं, हमारे पास तो जो पेपर में ऐड छपी थी उस वक्त में, क्योंकि ये तो गडकरी साहब के आने के पहले से डेवलपमेंट का काम चालू हो चुका था। स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की तरफ से 432 करोड़ रुपए का जो फंड अलोकेट किया गया था उसमें सराय भी रखा गया था। और चूंकि इतना पॉपुलेशन वहाँ आएगा तो एक इमरजेंसी हॉस्पिटल भी रखा गया था। उसमें अब बेड की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है अभी और पहले के बीच में, लेकिन हॉस्पिटल का प्रोविज़न तो पहले भी था। तो उसमें मतलब अब ये कैसा हो जाएगा कि मतलब अभी रखा गया है। और जैसा आपने कहा है कि समाज के लोग गडकरी साहब के पास में जाए और वो अच्छे प्रोजेक्ट उनके पास रखे, तो इस वक्त तो हम देख रहे हैं नागपुर शहर में बहुत सारे मुसलमान गडकरी साहब के साथ में जुड़े हुए हैं। तो क्या वो अच्छे लोग नहीं हैं? वो अच्छे प्रोजेक्ट लेके नहीं जा रहे हैं? अच्छे लोग अच्छे प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे हैं? अच्छे लोग जुड़े हैं और अच्छे लोग जा भी रहे, लेकिन नितिन जी का क्या कहना है कि आप मेरे पास में पर्सनल काम के लिए मत आए। ओके, तो ये यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जितने भी मुसलमान नेता बीजेपी से जुड़े हैं गडकरी साहब के खेमे में, वो अपने खातिर अपने जाती काम लेके जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता। नहीं, आप नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब तो ये निकल रहा है आपका। देखिए, साहब कह रहे हैं कि अपने पर्सनल काम लेके मत आओ। नितिन जी बोलते हैं कि आप जब कोई से भी, हर समाज को ये बोलते हैं कि मैं समाज के बुनियादी मुद्दों को लेकर आओ, मैं सबका काम करूँगा लीगल। मैं किसी एक पर्सनल व्यक्ति का काम नहीं करता हूँ। तो ये जब तक हम जाएंगे नहीं और मांग करेंगे नहीं, और हर समाज रहता है वो अपनी अपनी चीज़ें मांगता है। कोई अपने समाज भवन की बात करता है, कोई अपने एजुकेशन की बात करता है, तो हमारा भी अधिकार है, हमारा भी हक है कि हम भी जाए और हम भी उनसे मांग करें। और इसके लिए तकाजा लगाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सांसद हो, किसी भी पार्टी का हो। जब तक कि हमारे को कोई चीज़ हासिल करना है तो हमको उसके लिए उसके बाद 4 बार जाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा, दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ये चीज़ ये किसी के लिए भी करना। रशीद भाई, चलते चलते मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी जो बीइंग ए माइनॉरिटी वॉलेंटियर बीजेपी के या गडकरी के, इस बार आप लोग मुस्लिम वोटर्स को कैसे अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? कैसा आपका प्लानिंग है? कैसा स्ट्रेटेजी है? क्या आपकी मीटिंगें हो रही है? क्या सभाएं हो रही है? ताकि हमारे दर्शक भी अवेयर हो जाए उससे, और वो कहीं अगर उस बात को समझना चाहे तो समझ ले उससे। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक मेरे दोस्त है, वो कांग्रेसी है जी, उनकी बच्ची का वोट पहली बार आया। ओके। तो वो बच्ची अपने पापा को बोलती है कि पापा, मैं अपना वोट नितिन गडकरी जी को डालूंगी। उन्होंने बोले नहीं बेटा, अपन तो बोले पापा, बोले मेरा जो फ्रेंड सर्कल है स्कूल का, कॉलेज का, तो बोले वहाँ पर नितिन जी की बहुत बातें भी होती है और हमने नितिन जी को देखा है, गडकरी जी को, और उनके जो ब्रिज वगैरह बनाए उन्होंने सब बनाए। तो मैं अपना वोट, बोले मेरा फर्स्ट वोट है बोले। तो जब एक नया वोटर, मुस्लिम समाज की एक बच्ची ये बात कर रही है, तो जो हम समझदार है उन्होंने तो ये समझना चाहिए कि उनको अपने माथे की आंखों से दिख रहा क्या है शहर में। आज 10 साल पहले शहर क्या था और आज क्या है। हम यही चीज़ मुस्लिम समाज के बीच में लेके जा रहे हैं कि हमको सिर्फ अपने शहर का विकास देखना है।
जो नितिन जी ने एक विज़न लिया है कि नागपुर को मैं नंबर 1 शहर बनाऊंगा, तो हमें अपना वोट नागपुर को नंबर 1 बनाने के लिए डालना है। हम उस शहर से रह रहे हैं और हमारा शहर नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है, तो हमें क्यों पीछे रहना है उसमें? हम क्यों पिछड़े? जब सभी उसमें योगदान कर रहे हैं तो हम क्यों? और नितिन जी चुनकर आ रहे हैं 100% बड़ी लीड से, बड़ी मार्जिन से आ रहे हैं, तो उसमें हमारा योगदान भी रहे, हमारी ऐसी। अच्छा, जैसा बड़ी लीड से चुन के आ रहा है आपने कहा, तो 14 और 19 के बीच में जो है वो मार्जिन कम हुई थी, तो क्या इस बार वो मार्जिन बढ़ने जा रही है या और कम होने जा रही है? इस बार वो मार्जिन बढ़ेंगी। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार लोगों की भावनाएं अलग थी, लोगों का मन अलग बन गए थे, लेकिन इस बार अभी जो भी है तो मन वैसी है ना भाई कि जो 22 तारीख को आपके ही पार्टी के माइनॉरिटी के एक बड़े नाम का फटाके फोड़ने वाला ऑडियो वीडियो बाहर आया, और मैंने आपसे ये कहा कि आप मुस्लिम समाज को किस तरीके से अपील कर रहे हैं, किस तरीके से आप मुस्लिम समाज के बीच में पहुंच रहे हैं। क्या दरगाहों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या मस्जिद कमेटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कब्रस्तानों में सभाएं संगठन की जा रही है? तो क्या है, मतलब क्या आपका स्ट्रेटजी ऑफ कैंपेन क्या है? हम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो मीटिंग ले रहे हैं, हम बूथ वाइज मीटिंग ले रहे हैं। अच्छा, बूथ वाइज, हम ना मस्जिद में, ना कोई मंदिर में, ना किसी के चर्च में, ना कहीं हम ऐसी जगह पे बैठते भी नहीं हैं, बात भी नहीं करते। हम जो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी के हम कमल के फूल हम सिंबॉलिक लोग हैं, तो हम जो मीटिंग ले रहे हैं बूथ वाइज ले रहे हैं। बूथ के घर, अगर किसी बूथ पे मीटिंग ले रहे हैं, वहाँ 4 लोग हैं तो हम 4 लोग मीटिंग करते हैं, 6 लोग हैं तो 6 लोग करते हैं, 20 लोग हैं तो 20 करते हैं। हम जिस बूथ प्रमुख के घर जाते हैं वो बूथ प्रमुख के घर पे हम मीटिंग करते हैं, और हम वो बूथ प्रमुख को बोलते हैं कि आप अपने क्षेत्र के अंदर में नितिन जी के काम बताओ कि उन्होंने कोरोना काल के अंदर में कितनी मदद की लोगों की। 100 करोड़ से ज़्यादा का सामग्री उन्होंने साहित्य बांटा, रेमडेसिविर जैसे दिक्कत, इंजेक्शनों की दिक्कत थी वो दिया, वेंटिलेटर हो गए, एम्बुलेंसेज हो गई, खाना हो गया, ये कई सारे कोरोना काल के अंदर नितिन जी हमारे साथ में ऑक्सीजन देने के लिए, हर चीज़ के लिए खड़े रहे। उसके बाद जो है शहर का विकास की बात आती है। शहर के विकास के अंदर उनके पास में एक प्लान है, जिस प्लान के तहत आज काम हो रहा है। आज देखिए, आज शहर का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है इंदौरा चौक से दिगोरी तक। उस ब्रिज के अंदर आप एक नज़र मारिए काम को, कि काम वहाँ कितनी गति से हो रहा है। पहले तो कभी नागपुर वासियों ने इतनी फास्ट काम होते हुए कभी नहीं देखा होगा, आप वहाँ एक नज़र देखिए। तो ये मोतीबाग के ब्रिज का काम कितना स्लो कर दिया गया, हमें तो खराब रास्ते से आने जाना। अब ये एक कैसा है कि एक पर्टिकुलर एक एरिया का नहीं बोल सकते आप, पूरे शहर में आप देखिए कि काम, आज हमको भंडारा जाना पड़ता था तो हमको दिक्कत होती है, अभी वो रोड का चौड़ी हो जाएंगी तो आपको 5-7 मिनट के अंदर आप सीधा कापसी पहुंच जाओगे। हाँ, इधर आपको जाना है उमरे काटोल रोड, आप सीधा सदर से चढ़े तो वहाँ 2 मिनट के अंदर ब्रिज क्रॉस करके सीधा काटोल नाका चौक। हाँ, नागपुर का डेवलप हुआ है, नागपुर के डेवलपमेंट के लिए हम वोट मांगने जा रहे हैं। राशिद भाई, थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब आपने पूरी बात जो कही हमारे से आज इस साक्षात्कार के अंदर में, तो कहीं पर भी पार्टी का नाम, पार्टी के सिंबल को प्रमोट करने वाली बात नहीं की आपने। तो क्या गडकरी जी को पार्टी से अलग करके देखा जा सकता है? क्योंकि हम तो जब मतलब कोई भी वोटर एक सांसद को वोट देगा तो वो सांसद को चुनने के बाद सांसद तो जाएगा वही ना, वो सीए में ही जाएगा, वो एनआरसी में ही जाएगा, वो एनपीआर में, एनआरपी में ही जाएगा, वो मुसलमानों की नेशनलिटी छीनने में ही की बात में जाएगा। तो आपके जो उम्मीदवार है वो इससे परे तो रह नहीं सकते ना। वो फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के इसमें ही जाएंगे, और वो फिर तो डिटेंशन सेंटर्स में मुसलमानों को डाल देने वाली जो है, तो ये सब तो फिर जाके धारा वहीं मिलनी है ना। तो कैसे माइनॉरिटी या मुसलमान इन्हें वोट दे और वोट दे करके अपने ही नस्लों के दुश्मनों के हाथ मजबूत करे, ये सवाल अभी समाज के जहन में बहुत है। देखिए, अभी ये चुनाव का दौर है। हालांकि ये सवाल तो मुझे गडकरी साहब से पूछना चाहिए, लेकिन अब वो इतना तो वक्त नहीं है कि उनके साथ कभी शायद इंटरव्यू हो पाए, लेकिन अगर कभी हुआ तो मैं डायरेक्टली उनसे भी पूछूं ये सवाल। तो चुनाव का दौर है, आप है, रिप्रेजेंटेटिव है, कैंपेन देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये चुनाव का दौर है जी। चुनाव में ऐसे बहुत सारे मामलात आपके सामने लाए जाएंगे कि मुसलमानों को और वर्गलाया जाए, उनको बताया जाए कि आपकी बीजेपी कट्टर दुश्मन है। फैक्ट है ना, मैं तो कोई मामलात की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ए टीम बी टीम वाली बात भी नहीं कर रहा। नहीं, ये तो फैक्ट्स जो हो रहे हैं। चुनाव के अंदर कुछ चीज़ें होती है जो बोलने के लिए रहती है। वो तो वादे जो किए जाते हैं वो जुमला होते हैं, 15 लगाएंगे वो जुमला है, 2 करोड़ नौकरियां देंगे वो जुमला है, बेस बना के जो है ना, गरीब का विकास होगा वो जुमला है, गरीब स्लीपर 250 रुपए की स्लीपर पहन के फ्लाइट में सफर करेगा वो जुमला है। नहीं घूम रहा है, सफर कर ही रहा है। आज आप देखिए
फ्लाइट टिकट में 250 की स्लीपर पहनने वाला। कई लोग हैं ऐसे भाई सफर आज कर तो रहे हैं, जो 2,500 की टिकट थी वो 10,000 में चले गई है फ्लाइट की। जिन्होंने कभी फ्लाइट नहीं देखे थे आज वो सफर फ्लाइट से घूम रहे हैं। आरएसएस के जो कार्यकर्ता है इनका स्तर बड़ा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का स्तर बड़ा है, हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का स्तर बड़ा, इन्हें फ्लाइट नसीब हुई है, ये हमें प्रैक्टिकली देखना मिल रहा है। एक आप नज़रिए से देख रहे हो करके, आप इस नज़रिए से भी देखो, जब तक कि आप जुड़ोगे तब तक कि आपको महसूस भी नहीं होगा। और रहा जो आप बात कर रहे हैं कि ये बोलने की जो चीज़ें वीडियो क्लिप और ये तो चुनाव के अंदर में चलते हैं, ये तो चुनाव में और ज़्यादा चलेंगे, ये और चलेंगे और ज़्यादा बताए जाएंगे कौम को, और बताया जाएगा कि ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। नहीं तो मैंने तो यही पूछा राशिद भाई आपसे कि अल्टीमेटली अगर कोई भी मुसलमान गडकरी जी को चुनाव में वोट देने जा रहा है या देता है, अब तो उसकी चॉइस है कि मेरा वोट मेरा सांसद। हमारी अपील है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा करे, हमारा जो स्लोगन भी यही है, मेरा वोट मेरा सांसद। वोट करो संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि वोट आपके पास में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हथियार होता है अपनी बात को रखने का, चाहे वो नकारने का या हामी में भरने का। आप नकार भी सकते हो, आप हामी में भी खड़े हो सकते हो। तो मेरा तो जो आखिरी सवाल यही रहेगा कि ठीक है, गडकरी साहब की पर्सनालिटी आपके जैसे बताने मुताबिक या हर आदमी जिससे जुड़ा होता है वो ज़्यादा उसके बारे में बात करता है, तो उसके मुताबिक हर आदमी की वो हर उम्मीदवार से जुड़ा हुआ आदमी और हर उम्मीदवार अपना पॉजिटिविटी की बात करेगा। लेकिन अल्टीमेटली तो वो बीइंग ए मेंबर ऑफ बीजेपी ही रहने वाले हैं ना। और जो कोर एजेंडा है बीजेपी का कि इस्लाम और मुस्लिम मुक्त भारत, तो ये कोर एजेंडा से ही वो जुड़े रहेंगे ना, जो आरएसएस का कोर एजेंडा है। किसने कह दिया आपको? कई स्टेटमेंट्स है। आप सुधांशु त्रिवेदी को तो हर दिन टीवी पे देख लो आप, तो सुधांशु त्रिवेदी के जुबान से तो इस्लाम के खिलाफ में ऐसे ऐसे झूठ और ऐसे ऐसे जहर निकलते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। आप नुपुर शर्मा की मिसाल ले लीजिए इसमें। और सोशल मीडिया ट्विटर पे, अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं ना, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सुधांशु त्रिवेदी को ट्विटर पर देखना शुरू कीजिए। आपको ये जो मैंने लाइन कही है ना, मुस्लिम और इस्लाम मुक्त भारत, ये सुधांशु त्रिवेदी के ट्विटर और उसके वक्तव्यों में साफ दिख जाएंगे। देखिए कैसा है कि अपनी जो सोच होती है अपन उस सोच के हिसाब से काम करते हैं, बात करते हैं। अब नितिन जी से अगर अपन बात करें नितिन जी की, तो एक समाज का अगर बड़ा समुदाय जुड़ता है और अच्छा बुरा कुछ भी रहा, तो हम नितिन जी से डायरेक्ट जाके मिल सकते और बोल सकते कि ये हमारे समाज के लिए ये फेवर की चीज़ नहीं है। तो हो सकता है कि शायद नितिन जी उसका दिल्ली तक विरोध करें, क्योंकि हमारे पास में हमारे सत्ता का एक डेलीगेशन ट्रिपल तलाक बिल के टाइम नितिन जी से मिला था, एक डेलीगेशन सीए एनआरसी के 2019 के मूवमेंट के टाइम भी मिला था, लेकिन हमने तो ये देखा कि नितिन जी ने सांसद भवन में आवाज़ ही नहीं उठाई उस पर। देखिए आप अपना योगदान पहले बताइए। हमारा डेलीगेशन मिला ना जाके, मैं क्या बोल रहा, डेलीगेशन मिलना और उसके ऊपर अमल उन्होंने अपनी बात रखी उनके सामने कि भैया ये जो सीएनआरसी पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये इन पॉइंट्स के ऊपर में हमारे खिलाफ जा रहा है। हमारा जब तक कि हमारा किसी चीज़ में योगदान नहीं रहेगा ना, उस चीज़ के लिए हमारे को बोलने के लिए हमारे को भी थोड़ी सी नर्वसनेस महसूस होगी। और जिसमें हमारा योगदान होगा वहाँ हम सीना चीज़, क्योंकि ये सवाल का जवाब होना बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। हर एक के जहन में ये सवाल है, हर एक मुसलमान इस बात को समझना भी चाहता है कि भाई ठीक है, अगर आप हमसे वोट मांग रहे हैं, हम आपको वोट दे भी दें, लेकिन एंड ऑफ द डे धारा मिलेंगी तो दरिया में जाके, तो दरिया कैसा? देखिए बोलने वाला व्यक्ति चाहिए हमारे पास जी, जो हमारे लिए बोले, हमारे लिए खड़ा हो जी। अब ऐसे व्यक्ति का हमको चयन करना पड़ेगा जी। हमको आज हमारा वोट हम नहीं देते, ठीक है, हम मगर लेकिन हमारे पास में उसका आखिरी विकल्प क्या है कि हमने वोट तो दिया नहीं है उनको जी, हम उनके पास में जाके सिर्फ एज अ सांसद करके अपना बोल सकते। अगर कल चल के उन्होंने बोले कि आपका योगदान मेरे पास क्या, इंटरेस्ट आदमी तब लेता है जब आपका भरपूर मात्रा में योगदान हो। तो हम अपील कर रहे हैं कि आप योगदान दो और उसके बाद आप अपनी अच्छी बुरी चीज़ों के लिए फिर बोलिए। और हमारे पास आज ऐसे लोग हैं कि जिनको हम बोल सकते हैं कि नितिन जी, आप नितिन जी के सामने में बिठा के, समाज के बड़े लोग हैं शहर में, हम बिल्कुल बात करा सकते हैं। और नितिन जी कर रहे हैं अभी बिल्कुल काम। ये तो चीज़ होनी चाहिए कि हमारा योगदान जब तक नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ को, किसी भी मुद्दे को बात करने के लिए थोड़ी सी हम हिचकिचाहट होती है। ये योगदान हमारा ज़रूरी है। इसीलिए हमारी जो अपील है कि हम अपना जो परसेंटेज है वो मतदान के अंदर में बढ़ाए, और जो जीत कर आ रहा है हम उसे अपना बोले, बता के दे कि हाँ नितिन जी, हम इस बार आपको हम 1 लाख वोट दे रहे हैं। जब 1 लाख वोट दिए तो हम अपना अधिकार से वहाँ बात करने की ताकत भी रखेंगे। बस हमारा ये बोलना है।
तो चलिए राशिद भाई, बहुत सारी बातें आपसे करनी चाहिए थी, भी दिल भी कर रहा था कि आपसे बहुत सारी चीज़ों पे जानकारियाँ हासिल करें, जानकारियाँ इकट्ठा करें आपसे, लेकिन अब वक्त का तकाजा है, शो का टाइम भी है, और हमारे डायरेक्टर साहब भी उधर से इशारा कर रहे हैं कि भाई टाइम पर भी नज़र रखो करके। तो राशिद भाई, आप दर्शकों, आपने राशिद भाई से सुना कि बीजेपी का कैंपेन किस तरीके से किया जाता है। गडकरी साहब को इस बार किस तरीके से अपने पार्टी के सिंबल से अलग करके दिखाने की जो पूरी इस साक्षात्कार में कोशिश की गई है, या अभी कैंपेन में भी की जा रही है, तो अब इसको बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त में और भी लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे, समझते रहेंगे इसमें कि क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, कि कमल को और गडकरी को दोनों को अलग अलग करके क्यों दिखाया जा रहा है। खासतौर से क्या ये मुसलमानों को ही दिखाया जा रहा है, दलितों को दिखाया जा रहा है, पिछड़ा आदिवासियों को दिखाया जा रहा है? कमल और गडकरी देखिए कोई अलग करके नहीं दिखाया जा रहा है। आप गडकरी को वोट करना, हमको ये, हम गडकरी को वोट करने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हम अलग अलग करके दिखाने की बात कहीं नहीं हो रही। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि गडकरी को वोट करना, तो गडकरी है कमल ही ना। देख, हाँ, ये आप अलग कर दे रहे हो उसे, हम नहीं कर सकते। नहीं, आप तो कर ही नहीं सकते, हम तो उसे समझ के देखना चाहेंगे ना। आपकी समझ पर है कि आप उसे कैसा समझो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम तो यही समझ रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव प्रचार हो रहा है, थोड़ा सा चेंजेस स्ट्रेटेजी पे चुनाव प्रचार हो रहा है, इस पर और भी लोगों से बातचीत होते रहेंगी, और भी लोगों को हम दावत दे रहे हैं। अब बीजेपी से भी और भी लोग आना चाहे तो हमसे शो में दिख रहे हैं मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं, हमारे स्टूडियो आइए, बात करिए। हमारे दर्शकों के लिए आपके साथ बात करना का एक अनुभव जो है हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि हमारे दर्शक भी हर एक पार्टी के लोगों को जाने, हर एक पार्टी के लोगों को समझे। हर तरह की विचारधारा, हर तरह की बात होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है एक डाइवर्सिफाइड मुल्क है, डाइवर्सिटी का मुल्क है। हम जो है वो कोई एक पंथ नहीं हो सकते, एक मंथ और एक पंथ नहीं हो सकते, क्योंकि हर इंसान, आप अगर घर में 5 लोग हैं तो पांचों के जहन अलग अलग है, पांचों की सोच अलग है, पांचों की लाइफ स्टाइल अलग है। तो वैसे ही देश है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा डाइवर्सिफाई मुल्क है, हमारी डाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे फिर मुलाकात होंगी। आप सब ने हमारा इस इनकलाब समाचार के यूट्यूब मंच को देखा, और हमारा जो शो मेरा वोट मेरा सांसद, तो आज मेरा वोट मेरा सांसद में हमारे साथ मौजूद थे राशिद काजी साहब, जो बीजेपी से जुड़े हुए 2012 से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने बीजेपी के लिए अपना मत रखा, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म सबको अपना अपना मत रखने की इजाज़त देता है, और हमारे प्लेटफॉर्म से सब अपनी अपनी बात कह सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपसे मुलाकात होंगी, और आप सब हमारे साथ जुड़े, हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन आप याद से दबा दीजिएगा। और हाँ, आखिरी में एक अपील है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, तो जो स्क्रीन पे आप बारकोड देख रहे हैं, इस शो की जो भी वॉच वैल्यू आपको सुटेबल लगती है, आप अपने स्क्रीन पे उस वॉच वैल्यू को दिख रहे बारकोड पे स्कैन करें, और स्कैन करके आप है तो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करें, ताकि इस तरह की प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। तो राशिद काजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, और उम्मीद है कि आइंदा फिर आपसे मुलाकात होते रहेंगी, हमारे दर्शकों को आपसे बात करने का मौका मिलते रहेगा। हाँ, जो भी सवाल आप करना चाहते हैं, बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स हमारे खुले हुए हैं, हमारा कमेंट बॉक्स बंद नहीं रहता है, अच्छा हो बुरा हो, बस सिर्फ इतना है कि ज़ुबान तहजीब की हो, ज़ुबान है तो बुरी ना हो, बिल्कुल है कि नहीं, ज़ुबान तहजीब की हो, ज़ुबान बुरी ना हो। आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट रखें। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।